हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सर? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। बिल्कुल, अच्छे होना भी चाहिए। आज हम लोगों का जो वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पर है। बिल्कुल। और कौन सा टॉपिक है मोहित भाई? टॉपिक है वो है इंडिया ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। बिल्कुल। तो भारत की कौन कौन सी मतलब सबसे महानतम उपलब्धियां हैं, तो वो हम देखेंगे। इंडिया एट 75। बिल्कुल। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। There is no India, there was never an India, and there will never be an India. इंडिया को किसी ने भी चांस नहीं दी थी, इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी। इंडिपेंडेंस के करीब 20 साल बाद एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने लिखा था कि क्या इंडिया एकजुट रहेगा या फिर उसके टुकड़े हो जाएंगे। अगर आप इतने बड़े देश को देखोगे जहाँ करीब 50 करोड़ लोग हैं, 15 मेजर लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स और रेसेस हैं, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये समझना कि ये लोग एक देश बना पाएंगे। पर इंडिया एंड इंडियंस ने इन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया। हमने ऐसा किया कैसे, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये मैप देखिए, ये है इंडिया का मैप इंडिपेंडेंस से पहले। आपको दो डिफरेंट इंडिया दिखेंगे। एक है येलो में जो प्रोविंसेस हैं जिन पर अंग्रेज राज करते थे, और रेड में है प्रिंसली स्टेट्स जिनको इंडिया के किंग्स और क्वींस रूल करते थे। इंडिया का चैलेंज था कि 565 प्रिंसली स्टेट्स और 17 प्रोविंसेस से हमें एक देश बनाना है, और हमें इस चीज में सरप्राइजिंगली मदद करी थी एक व्यक्ति ने, लॉर्ड माउंटबैटन, जिन्होंने इनिशियली बातचीत करना स्टार्ट किया प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स से, और उनमें से कई लोगों को कन्विंस कर दिया था कि अगर वो इंडिया के साथ मर्ज नहीं करेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त से पहले मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स ने अग्री कर लिया था, पर ऐसे ढेरों स्टेट्स थी जिन्होंने अग्री नहीं किया था, और इनको कन्विंस करने के लिए दो लोगों ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। दोनों की स्ट्रैटेजीज बहुत ही अलग थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनिशियली कई पार्टीज थ्रो करी थी इन राजाओं के लिए, पर जब राजाएं नहीं माने तब उन्होंने एक दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करी। जब मालाबार, उड़ीसा और काठियावाड़ के किंग्स ने अग्री नहीं किया था, तो पटेल ने उनकी स्टेट्स में हो रहे प्रोटेस्ट को यूज किया और कन्विंस कर दिया उन राजाओं को कि एक्चुअली उनकी पॉपुलेशन इंडिया से ही जुटना चाहती है, तो आप उन लोगों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, और अगर आप उनके खिलाफ जाओगे तो आपका रूल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि वीपी मेनन ने ये नेगोशिएशंस डिप्लोमेटिकली करी थी। रामचंद्र गुहा ने अपनी बुक में बताया कि इंडिपेंडेंस के कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स वीपी मेनन के बारे में 2 डिफरेंट न्यूज पब्लिश करता था हर दूसरे दिन। एक न्यूज होती थी कि कैसे वीपी मेनन एक प्रिंसली स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, और अगले दिन न्यूज छपती थी कि उस प्रिंसली स्टेट ने ऐलान किया है कि वो इंडिया के साथ मर्ज करेंगे, जिससे हम देख सकते हैं कि वीपी मेनन ने अपना काम कितना स्मूथली करा था। तो पटेल और वीपी मेनन ने एक यूनिफाइड इंडिया बना लिया था, पर अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इंडिया की आजादी के लिए बहुत खून बहा। The freedom to burn, loot and murder. While Delhi and Karachi were celebrating, central Punjab was burning. Nobody in India will love me for what I did. ये वर्ड से साइरल रैडक्लिफ के, एक ब्रिटिश लॉयर जिनके पास कोई नॉलेज नहीं थी इंडिया की, और उनको बस 5 हफ्ते दिए गए थे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज बनाने के लिए। अब ये चीज वैसे ही मुश्किल थी, उसके अलावा उनको गलत मैप्स और आउट ऑफ डेट सेंसस रिपोर्ट्स भी दी गई, जिसकी वजह से इतिहास की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन हमें देखने को मिली। The houses are on fire, people are running, killing each other, even on the railway track you see dead bodies. जहाँ करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब इन लोगों को सेटल करना अकेली प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया की। इंडिया को कई आर्म्ड इंसर्जेंसी से भी गुजरना पड़ा, जैसे नागालैंड में। नागाज इंडियंस नहीं है और हमारी टेरिटरी इंडियन यूनियन का भाग भी नहीं है। हम इस चीज को हर दम तक डिफेंड करेंगे। ये लिखा गया एक फ्लैग पर जो नागालैंड के कैपिटल कोहिमा से केवल 20 किलोमीटर दूर है, जो आपको दिखाता है कि इंडिया में किस किस तरह की इंसर्जेंसी थी। इसके अलावा इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखना था जो 50 करोड़ लोग की डाइवर्सिटी के लिए फेयर हो। फिर इंडिया उस समय बहुत गरीब भी था।
10 में से करीब 8 लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे। इन प्रॉब्लम्स की वजह से किसी भी देश का एकजुट रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है और इसके हमने कई उदाहरण देखे इतिहास में। जैसे रिसेंटली सूडान का डिवीजन हुआ एक नए देश साउथ सूडान को बनाने के लिए, क्योंकि साउथ सूडान में बहुत ज्यादा गरीबी थी और इन लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि इंडिया इस चीज से कैसे बच पाया। थैंकफुली हमारे लीडर्स को पता था कि अगर हमारी जैसी डिवर्स कंट्री को एकजुट रखना है तो उनको कई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, और वो होगा हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करके। क्योंकि अगर हम डिफरेंट लोगों को इनफ रिसोर्सेज देंगे तो उस देश में ज्यादा स्टेबिलिटी भी होगी और कम फाइटिंग भी। पर इस वीडियो में मैं आपको 3 के बारे में बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश, टिमोर लेस्ट, साउथ सूडान, ये सारे देश एक इशू की वजह से बने थे। लोकल्स को लगा था कि उनके पास इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है अपनी सरकार में, पर हमारे लीडर्स ये बखूबी जानते थे। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 से ज़्यादा मेंबर्स थे और कई मेंबर्स वो भी थे जो कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, जैसे B.R. अम्बेडकर, जो कई मुद्दों पर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू से डिसएग्री करते थे। I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me. और श्याम प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस के राइवल हिंदू महासभा के मेंबर थे। इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि हमारी वोटिंग राइट्स हैं, पर उस समय इस चीज की कोई गारंटी नहीं थी। 1937 के जनरल इलेक्शंस में बस 14% लोगों ने वोट किया था और ये राइट्स उनकी एजुकेशन, इनकम, प्रॉपर्टी और टैक्स पेइंग कैपेसिटी के बलबूते पर डिसाइड करी गई थी। कई लोग ये मानते थे कि इंडिया इतना गरीब देश है तो हम वोटिंग राइट सब लोगों को क्यों दे रहे हैं, पर जवाहरलाल नेहरू और दूसरे इंडियन लीडर्स ये वोटिंग राइट सबको देना ही चाहते थे। अब नेहरू जी ने इस बात के बारे में तो बहुत सोचा, पर उनको एक बड़ी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी। वो थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड, यानी कि इंडियन स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई जानी चाहिए। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करने से इंडिया भी डिवाइड हो सकता है। पर इंडिया के कई जगहों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस डिमांड के लिए, जैसे ये व्यक्ति पोट्टी श्री रामलू, जिन्होंने एक हंगर स्ट्राइक करी थी दिसंबर 1952 में एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड करने के लिए, आंध्र प्रदेश। या फिर वो 107 लोग जो पुलिस फायरिंग्स में मारे गए थे महाराष्ट्र की क्रिएशन के लिए 1955 और 56 के बीच। अल्टीमेटली नेहरू और इंडियन लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा। इसकी वजह से इंडिया में वो नहीं हुआ जो हमें पाकिस्तान और श्रीलंका में देखने को मिला। और फाइनली रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा था उन डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के बारे में जिनके खिलाफ कई सालों से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, दलित्स और ट्राइबल्स। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कई कास्ट जैसे अहिर्स, गुज्जर और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज को क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया था। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो इन कास्ट से बिलोंग करता है उसको एक क्रिमिनल माना जाएगा और उनको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी एविडेंस के। जो इंडियन लीडर्स थे वो इस डिस्क्रिमिनेशन को जानते थे, इसी वजह से एजुकेशनल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने रेजर्वेशंस इंट्रोड्यूस करी दलित्स और ट्राइबल्स के लिए। पर इससे इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। जैसे माहर जो एक दलित कम्युनिटी है, वो 1971 तक आर्मी में रिक्रूट भी नहीं कर सकते थे, इसके बावजूद कि उनकी कम्युनिटी को एक फाइटिंग कम्युनिटी माना जाता है। इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अब रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आई दूसरी समस्या, गरीबी। In India, nearly everyone is hungry. जैसे हमने बताया था कि इंडिपेंडेंस के टाइम 80% इंडियंस पॉवर्टी लाइन के नीचे थे और ये गरीबी एक चीज से डायरेक्टली लिंक थी, लैंड, जमीन। इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया की 53% जमीन को बस 7% लैंड ओनर्स ही ओन करते थे। ये इसलिए था क्योंकि इंडिया में तब एक जमींदारी सिस्टम था जहाँ कई लेबरर्स के पास खुद की जमीन नहीं थी, बल्कि वो खेती का कुछ पोर्शन कमाते थे जमींदारों की जमीन पर खेती करके। इसी वजह से इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। 1960 तक करीब 21 स्टेट्स ने लैंड रिफॉर्म्स करे थे और केरला और वेस्ट बंगाल, जिन्होंने बहुत हद तक लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करी थी, उधर गरीब लोगों की एग्रीकल्चरल वेजेस सबसे ज्यादा थी 1950s के दौरान। पर लैंड रिफॉर्म से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब जमीन तो आपको मिल गई, पर अगर आप जमीन पर ढंग से खेती कर नहीं सकते तो उसका फायदा क्या? इस सिचुएशन तो इतनी खराब थी 1960s के दौरान कि अनाज यूएस भेजता था हर दिन, वो भी 3 बड़ी बड़ी शिप्स में, और ये सारा अनाज
एक दिन में ही खत्म हो जाता था। सोल्यूशन आया जब एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक हाइब्रिड सीड डेवलप करी, जिसकी वजह से हमने एक ग्रीन रेवोल्यूशन देखा इंडिया में। इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई इस हद तक कि कुछ ही सालों के अंदर इंडिया में इतना अनाज आ गया कि स्कूल, सिनेमा हॉल और ट्रेन भी हमारे अनाज को स्टोर करने लग गए। इसके अलावा किसानों की इनकम्स भी बढ़ी। जैसे 1980 में पंजाब और हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इंडियन एवरेज से ज्यादा थी। अब ये जरूर है कि जो लॉन्ग रन इम्पैक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो नेगेटिव था। इसी वजह से सभी किसान अपनी गरीबी से नहीं उठ पाए थे एग्रीकल्चर की वजह से। उनको डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी और ये आई मैन्युफैक्चरिंग से। जो जापान और कोरिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था अपनी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, इंडिया में एक लाइसेंस राज था। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, उस समय बस 4 कंपनी स्कूटर्स प्रोड्यूस करती थी इंडिया में, बजाज, लैम्ब्रेटा, वेस्पा और राजदूत। और इन चारों कंपनीज को सरकार से परमिशन लेनी होती थी हर चीज के लिए। यहाँ तक कि सरकार ये डिसाइड करती थी कि एक साल में कितने स्कूटर्स बनाने हैं। कई लोगों को तो 10-10 साल वेट करना पड़ा अपनी स्कूटर्स की डिलीवरी के लिए। पर ये चेंज हुआ 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से सरकार का कंट्रोल हमारी इकोनॉमी पर बहुत हद तक कम हो गया। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और गरीबी भी कम हुई। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, पर आईटी इंडस्ट्री में भी इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज इंडियंस इसलिए उठा पाए क्योंकि हमारी वर्क फोर्स को एजुकेटेड बना दिया गया था। इंडिपेंडेंस के दौरान 7 से ज्यादा की उम्र के बस 12% इंडियंस ही पढ़ और लिख सकते थे और आज ये नंबर करीब 80% है। तो ये जंप कैसे आई लिटरेसी रेट्स में इंडिया में? अब एक कारण तो आप बोल सकते हैं कि जैसे गरीबी कम हुई वैसे ही लिटरेसी भी बढ़ी। पर इंडियन सरकारों ने कई स्पेसिफिक स्कीम्स भी लॉन्च करी थी जिसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इनमें वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थी मिड डे मील स्कीम। केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी 1950s और 60s में। पर इंडिया की सारी स्टेट्स में ये स्कीम जो बहुत पॉपुलर थी, सदर्न इंडिया के कई स्टेट्स में ये लागू करी गई बस 2006 में। पर इस डिले के बावजूद इस स्कीम का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। इस स्कीम की वजह से कई इंडियन बच्चे मैथ्स और रीडिंग में बेटर बन गए और इन तीनों चीजों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया बनाने के लिए। तो क्या इंडिया ने उन लोगों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया जो ये बोल रहे थे कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? अगर ये लोग अभी जिंदा होते तो वो शॉक हो जाते ये जानकर कि इंडिया अभी भी एग्जिस्ट करता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने आसमान छू लिया। ये मैप है 1954 का, जो दिखाता है कि कैसे उस जमाने के लोग कर्नाटका में कैसे अपनी कास्ट के हिसाब से रहते थे। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम ये डिवीजन देख सकते हैं कई इंडियन गांव और शहरों में। A 22-year-old man was allegedly stabbed to death in front of his father for marrying outside his caste in Hyderabad. एक एवरेज इंडियन अभी बस 8,000 पर महीना ही कमाता है। कई मर्द और महिलाएं अभी भी ये मानते हैं कि उनके लिए एक बेटा होना ज्यादा जरूरी है एक बेटी से। मोस्ट इंडियंस अभी भी इंटर रिलीजियस मैरिजेस को रोकना चाहते हैं और कम्युनिटीज के बीच वायलेंस, स्पेशली रिलीजन को लेकर, अभी भी थमा नहीं है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने 1983 में लिखा था कि नेशन का कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी देश की बात करें, जैसे इंडिया में मोस्ट लोग दूसरे इंडियन से कभी मिलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और उनके बारे में सुनेंगे भी नहीं। इसके बावजूद इस देश का कॉन्सेप्ट उनकी जिंदगी में बना रहेगा। और इंडिया ने दिखाया है कि कोई भी देश बस एक रेस, रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बारे में नहीं होता, बल्कि शेयर्ड मेमोरी, स्टोरीज और हीरोज के बारे में होता है। और इंडिया की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यही है कि हमने एक देश क्रिएट नहीं किया बल्कि एक देश बिल्ड किया है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। अगर आप इधर तक आ गए हैं वीडियो के और आपको ये अच्छा लगा वीडियो, नेशन बिल्डिंग में आपने मदद करी, तो हमारे चैनल की बिल्डिंग में भी मदद कर दो। सो प्लीज सब्सक्राइब, कुछ पैसा नहीं जाएगा आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छे लगेंगे जहाँ हम बात करते हैं ऐसी स्टेट्स की जिनके बारे में आप में से कई लोग नहीं जानते, सिक्किम और नागालैंड। तो उनको जरूर देखें। तो वीडियो देख के कैसा लगा आपको और क्या समझ में आया इसमें एक्चुअली में? एकदम वीडियो जैसा कि एज ऑलवेज हमेशा अच्छे होते हैं मोहक भाई के, और इसमें मुझे ये बताया गया कि कौन कौन थे जिन्होंने मतलब इंडिया को रीयूनाइट यानी मतलब यूनाइट करने के लिए कितने एफर्ट किए। जैसे कि एक बीपी मेनन, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपकी नज़र में तीनों में से किसकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ है? जैसे मैंने अब तक जो सुना है और पढ़ा भी है, मुझे इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका लगती है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और
पीपी मेनन ने, जिसमें जो माउंट बैटन है उन्होंने केवल नींव रखी, तो उन्होंने बात करना स्टार्ट करा था, जिससे हमें लगता है इन लोगों को आइडिया मिला कि हाउ टू रीयूनाइट आवर इंडियन स्टेट, है ना। तो और जिसमें जो ये ब्रिटिशर्स थे जैसे कि जॉन जिसमें जॉन स्ट्रेची ने जैसे कहा था कि न भारत कभी है न था और न रहेगा फ्यूचर में, इसी टाइप से उनके जो वर्ड थे, उनका इंटेंशन जो यही था कहने का, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे कि हम अभी तो दंगे फसाद देखते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के वगैरह, लेकिन ये इतने बड़े देश में छोटी मोटी बातें तो ये आम होती हैं, शायद ये आम बात है, इतने बड़े देश में ये लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे जैसे उनके जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने कहा था कि ना इंडिया था ना है और ना रहेगा, और एक दूसरे थे उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, तो उन्होंने कहा जॉन टेलर, बिल्कुल जॉन टेलर, जिन्होंने कहा था क्या ये भारत एक रह पाएगा, तो जो भारत के लोगों ने इसे बिल्कुल निराधार साबित कर दिया इसका, बिल्कुल ये इनकी बात का जो इम्पोर्टेंस था बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और हम इंडियन हैं जिसमें सभी रिलीजन्स के लोग और काले गोरे हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, और विदाउट हेजिटेशन ये जितने लोग इंडिया में बचे हैं वो यही सोचते हैं कि ये हमारा देश है, जो बात बिल्कुल सख्त भी है। और जैसे कि अगर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप बता सकते हैं रेड क्लिफ जो रेखा है वो किस देश के बीच में खिंची हुई है, कौन कौन से देश के बीच में, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं, और नहीं पता तो बताइए जी भाई किस देश के बीच में खिंची है। तो वो जैसा कि बताया गया पार्टीशन के दौरान खींची गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो जो सर साइरल रेडक्लिफ थे उन्होंने ये कहा था कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, उन्होंने मतलब रेखा खींची थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बात कही थी, वो क्या कही थी? उन्होंने ये कहा था कि भारत में इस काम के बाद मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा। बिल्कुल। और मैं इसमें ये सहमत रखता हूँ, क्योंकि जो कोई काम अगर तुम्हें दिया जाता है जिसके पीछे ये बताया गया था, उनको जो डॉक्यूमेंटेशन का काम दिया गया था वो भी पुराना था, जिससे वो एग्जैक्ट आइडिया न लगा पाए कि किस एरिया में किस तरह के व्यक्ति रह रहे हैं। जैसे मान लो एरिया कभी मुस्लिम के पास जाती है, कभी ऐसा एरिया होता है, तो उन्होंने मतलब 20 से जब तुम्हारे पास मिस गाइडिंग वाला डेटा होगा तो वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और डायरेक्ट दोनों लोगों का तुम कवड़ा कर दोगे। और ये नहीं, हमें लग रहा है ये भी काफ़ी माइंडेड इंसान थे, जैसा कि ये लगता है इन्होंने काम करने से पहले ही कह दिया था कि नोबडी इन इंडिया विल लव मी फॉर व्हाट आई डिड, जो मैंने किया इसके लिए मुझे इंडियन कभी भी प्यार नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मतलब आज़ादी की बात से मतलब जैसा कि पता चला है हमें कि 10 में से 2 व्यक्ति ही मतलब गरीबी रेखा से ऊपर थे और 8 गरीबी रेखा से नीचे थे। उस स्थिति से हम लोग अब क्या हुआ कि अब लगभग में 3% लोग मतलब जो है गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब ठीक उसे स्प्लिट कर दिया है ना। बिल्कुल सही। तो जो मतलब अगर भगवान की कृपा रही तो ये 3% भी 0 हो जाएगा किसी दिन। और बिल्कुल सही। और जैसे इसमें सूडान है, जो साउथ सूडान है उसका एग्जांपल दिया था, वहाँ पे भी जो हमारे यहाँ सिस्टम था ये वहाँ पे भी सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे जो डिवीज़न हुआ उन लोगों का ये पॉवर्टी और रिचेस के बीच में ही हुआ कि जो लोग अमीर हैं उन लोगों ने अपना अलग एक देश बना लिया, और जो गरीब लोग हैं उन लोगों ने कहा कि जो हमारी पार्टी है जो वहाँ पे रूल कर रही है वो हम लोगों को इतना फैसिलिटी वगैरह नहीं दे पा रही है, तो उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट वगैरह करा, जिससे उनका देश अलग हुआ, लेकिन उनकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। और एक बात और जैसे तुम देखी होगी कि मतलब जो बांग्लादेश, थोड़ी देर रुको काम कर रहे हैं हम, ठीक है? 2 मिनट करें, ज़्यादा नहीं करें, 2 मिनट बता जल्दी। भगवान दास हाँ नंबर मिले तो यहाँ ब्लैक कंप्यूटर नहीं, ब्लैक नहीं बैठा था। अब कहाँ नहीं, पहले कंप्यूटर चलाते हुए ब्लैक नहीं, ब्लैक में नहीं है। अब देखो नहीं, हम काम कर रहे, ठीक है? बाद में करें करके, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम भूल गए अपने आप। उठियो साले फोन हाथ में ले, तो पता है हम नहीं बोल रहे थे ये ना, मैं सूडान के बारे में नहीं। हाँ, हम क्या कर रहे थे कि जो ज़्यादा ना करो, तुम ज़्यादा करती है यार, बहन भी हरी जाए काय के और लब्बू वाली कुछ उठा के लिया। ठीक है। तो इसमें मैं कह रहा था
क्या चुने गए हैं। तो जैसा कि मतलब वीडियो से हमें ये पता चला है कि जो साउथ सूडान है या फिर बाकी जो देश हैं जैसे कि बांग्लादेश है, वहाँ पे उनका जो लोगों के बीच ये कैसे मतलब गया कि हमें अलग देश चाहिए। जैसा कि बताया है इसमें कि जो लोग हैं वहाँ के, जैसा कि अभी इसमें ये भी बोला गया था कि अगर सरदार वल्लभ पटेल ने ये कहा था कि जो आपके लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि आप इंडिया के साथ रहेंगे, तो फिर आपका वहाँ पे शासन करना ही बेकार है, क्योंकि लोग तो आपके दिल से इंडिया में रहना चाहते हैं और आप उन्हें अलग करना चाहते हो। उसी तरह से ये बोला गया है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में मतलब जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ पे उन्हें ये लग रहा था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान वाले बिल्कुल भी मतलब प्यार नहीं करते हैं या फिर उनकी सरकार में भागीदारी बहुत कम थी। जैसा कि साउथ सूडान में था या सूडान में था, कुछ एरिया में जो भाषाई तौर पे अलग थे, और वही मतलब बोला गया था इसमें कि जो भाषा के तौर पे यदि देश का बंटवारा होता तो वो गलत था, और इसके लिए नेहरू वगैरह बाकी लोग कुछ एग्री कर गए थे। ये भी मुझे लगता है गलत था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, है ना। जिसकी जो नींव है वो माउंटबेटन ने रखी, मतलब उन्होंने ही शायद आइडिया दिया था कि इस तरह। और ये भी बात सही है, अगर भारत उन्होंने मतलब ये बोला था कि आप जो मतलब स्टेट्स हैं जिन्हें राजा लोग कंट्रोल करते थे उनको मिला लीजिए। ये नहीं कहा था कि मतलब भाषा तौर पे मतलब कोई सजेशन हमें कर नहीं दिया। लेकिन ये बात भी तो इस वीडियो में देख के समझ में आती है कि अगर जो राजा थे अगर वो ना मिलते तो उन लोगों को भी तो बहुत तकलीफ होती, क्योंकि हर चीज़ हर स्टेट में पैदा नहीं होती है। हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम पे पर जो मैंने और ज़्यादा एनालिसिस देखी है तो उसमें ये ज़्यादा बताया गया है कि जैसे कि एक हैदराबाद और राजस्थान, यहाँ के दो लोग थे जो लास्ट टाइम तक नहीं चाह रहे थे कि हम भारत के साथ आएँ, लेकिन वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई ने उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लाया। वहाँ पे बीपी मेनन को भेजा, 1-2 बार बल्कि 2-3 बार भेजना पड़ा जब उन लोगों को कन्विंस कर पाया। और इसमें इसका जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ था, सोचो मतलब वो जिस गली से गुजर जाते हैं बीपी मेनन, वो सुबह पता चलता है कि वो भैया इंडिया में यूनाइट हो गया है। बिल्कुल सही। 512 स्टेट, इंडिया में 512 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन की मेहनत की वजह से उन्होंने इंडिया को इतना बना पाया। और स्टेट क्या कह सकते हैं, अभी रियासतें बोलते हैं, जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना उसको कोई एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, उसे रियासत बोलते हैं। रियासत ही मतलब रियासत को मिलाया था 512 रियासतों। बिल्कुल सही, 512 रियासतों को, सही बात है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए, क्योंकि आजकल हर एक दूसरा इंसान एक दूसरे से जेलस फील करता है। अब मैं इसका उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि मान लो हम अपने गांव या फिर जिले में रहते हैं, वहाँ पे आजकल ऐसा होता है कि वो अपने परिवार को ही संगठित नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल सही। और आपने कितना बड़ा काम किया कि रियासतों को मिला दिया। बताओ वहाँ के राजा और वहाँ के लोगों को भी कन्विंस कराए, क्योंकि अगर राजा एग्री हो गया तो वहाँ की प्रजा भाई विद्रोह कर देगी कि नहीं हम उसके साथ जाएंगे, हमें तो अलग देश चाहिए। बताओ। और वीडियो हमें लगता है बहुत अच्छा था, और 15 अगस्त वाले दिन ये हमें लगता है पोस्ट हुआ है। बिल्कुल सही। शायद उस सीखने उससे पहले हमने डेट एग्जैक्ट नहीं देख पाई, लेकिन ये वीडियो मोहन भाई का बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और समझ में भी आया कि ये जो गरीबी है वो शुरुआत में कितनी थी और फिर कैसे इसे इम्प्रूव करा गया। और ये भी देखा गया है कि मतलब इनिशियली जो इंडिया थी जिसमें मतलब ग्रेन प्रोड्यूस करने का वो चलन था, वो पंजाब प्लस यूपी। बिल्कुल नहीं मतलब शुरुआत में एक चीज़ ये देखने में बड़ी अजीब लगी कि मतलब जिस टाइम अंग्रेज आए थे उस टाइम पॉपुलेशन मतलब इस टाइम से बहुत ज़्यादा कम होगी उस टाइम, है ना। और खेती उस टाइम जो लैंड थी बहुत ज़्यादा खेती के लिए, लेकिन वो लोग हमें लगता है नील की खेती ही ज़्यादा कराते। भाई नील कराओगे तो खाओगे। फिर बताओ अमेरिका से क्या था, पर डे एक शिप आता था गेहूँ लेके जो कि एक दिन में ही ख़त्म। बताओ। और वो जो नील की खेती होगी मुझे लगता है ड्यूरिंग मतलब जब हम इंडिपेंडेंस नहीं थे उस टाइम का होगा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता नहीं था किस तरह से ग्रेन हम क्या डालें क्या नहीं, खेती के बारे में ज़्यादा यहाँ पे होती भी थी लेकिन वो उतनी लिमिटेड थी। बिल्कुल उनके पास उतनी खेतों के पास उर्वरा शक्ति और जो फर्टिलाइजर वगैरह होती वो भी नहीं होती है जिससे वो उन्हें अच्छे से ग्रो कर पाएँ, जो कि एक अमेरिका के साइंटिस्ट ही कह सकते हैं उन्हें, जिनने ऐसे सीड्स बनाए या हाइब्रिड बनाए जिससे जो इनकी गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिससे आपने बताया जिसमें हरियाणा है, पंजाब है और यूपी है, वेस्टर्न यूपी प्लस पंजाब। इनमें कुछ जगह पे इतना ज़्यादा गेहूं का इनका इतना ज़्यादा उगाई गई है कि जो GDP में काफ़ी मदद मिली। स्कूल और बता नहीं कहाँ बताया स्टोर करेंगे, जो भी एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि जो मतलब इन जो मोहित भाई ने जिक्र किया कि इन
एरियाज़ की जो जीडीपी थी पर कैपिटा, वो इंडिया की ऑल ओवर जीडीपी से भी ज़्यादा थी। जैसे कि इंडिया की 710 थी और उनकी 1700 की करीबन चल रही थी। तो और जो स्टोरेज ऑफ अनाज था, क्योंकि पहले जो अमेरिका से आता था बड़े बड़े शिप एक दिन में ही ख़त्म हो जाते थे, और फिर इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ कि हमें मॉल्स, गोदाम और मतलब सिनेमा घरों में मतलब ट्रेन के डिब्बों में अनाज को स्टोर करना पड़ा, क्योंकि मतलब उस टाइम पे पानी बरसने के बाद अनाज ख़राब हो जाता है। तो अनाज की सेफ्टी के लिए अब तो पर्टिकुलर प्रॉपर गोदाम्स वगैरह हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं होते थे, क्योंकि शुरुआत ही हुई थी आज़ादी की, और इसके बाद 1952 में इलेक्शन थे। और उसमें लिटरेसी भी बताई गई है कि भारत में, अगर सच बात ये, भारत में हमें लगता है सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर जो भारत के पास ही काफ़ी ज़्यादा है, जिससे भी जीडीपी भी काफ़ी इजाफा होता है और हमारे यहाँ के लोगों को जॉब भी मिलती है इसमें, और वो भी हाई सैलरी वाली। यही चीज़ देखिए, ये पाकिस्तान में बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे ये सेक्टर जो कभी डेवलप हुआ ही नहीं, अब शायद फ्यूचर में तो कह नहीं सकते, पर इंडिया ने काफ़ी पहले से ही ये सॉफ्टवेयर डेवलपिंग प्रोग्राम शुरू कर रखा था। और जो लिटरेसी रेट है उस टाइम पे भी बिल्कुल नॉर्मल था, 2-3% लोग ही शिक्षित होते, बाकी सब इलिटरेट। और ये भी बताया गया कि मतलब जो बिफोर मतलब आफ्टर लिबरलाइजेशन हमें मतलब काफ़ी आसानी हुई, और लिबरलाइजेशन के बाद मतलब से पहले ये था कि आप कितना प्रोड्यूस करेंगे सरकार तय करेगी, कितनी फैक्ट्रियाँ, कितनी गाड़ी बेचेगी सरकार तय करेगी। वो लाइसेंसिंग व्यवस्था इतनी ख़राब थी, क्योंकि जो सरकार अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी। अब क्या हुआ कि अब आप खुद इकोनॉमी में दलाली से शेयर में डालो पैसे, वो इकोनॉमी में डायरेक्ट जा रहे हैं, तो वो लोगों के लिए भी खोल दी गई। बिल्कुल, इस वीडियो को देखिए एक बात सडनली समझ में आई कि जैसे पहले बताया गया लिटरेसी बहुत कम थी, तो लोग इलिटरेट तो थे ही, उस टाइम लिटरेसी रेट कम था, तो उस टाइम जो गरीबी है वो भी चरम पे थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे। 10 में से दो लोग ही अमीर की लिस्ट में आते, बाकी 8 गरीब। और जैसे ही हमारी लिटरेसी रेट उसमें इजाफा हुआ, वैसे हमें लगता है कि जो भी पॉवर्टी है वो भी कम होने लगी धीरे धीरे। और इस टाइम लिटरेसी रेट बताया जा रहा है 80% है, और जो गरीबी रेखा है वो भी काफ़ी 3-4% बची है। बताओ कितना, हमें इस बात से एकदम 100% मैं तो श्योर हूँ कि अगर लिटरेसी, जिस देश को भी डेवलप होना होगा, वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा है, तो वहाँ की जीडीपी और पर पर्सन जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता हो जाएगा कि हाउ टू अर्न मनी। बिल्कुल, आज आप थोड़ा सा संसाधन जुटा के भी आप अपनी अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें लगता है इस वीडियो को सच में जो भी लोग देखें, हम रिक्वेस्ट करते हैं उन सभी से कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा सर्कुलेट करें कि जो भी हमारी नई पीढ़ी है, हम जैसे युवा लोग हैं, उन सभी को ये पता चल सके कि हमारा देश कैसे ये डिवाइड हुआ, कैसे इन डिवाइड वाले सभी राज्यों को रीयूनाइट करा गया, जिससे अब हम लोग भी ये सपना देखते हैं कि इससे एक बार फिर से रीयूनाइट करा जाए, जैसे कि जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान वगैरह, जैसे कि दूसरा कंसेप्ट था एशियन यूनियन की तरह, उस तरह से मतलब कुछ हुआ हो सके। लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक हमें लगता है 1950 या 70 2050 या 70 में आए, तब तक हम लोग शायद बुढ़े हो जाएंगे। और अभी की समस्या को देखें तो अभी भी ये पता चला है कि इंडिया में जो एवरेज व्यक्ति है वो 8000 पर मतलब मंथ ही कमाता है। तो जिसे मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है मतलब मिनिमम वेजेस मिले, क्योंकि मिनिमम वेजेस सरकार की तरफ से लगभग 300 से ऊपर है, पर डे 300 से ऊपर है। तो ऐसी भी कंपनियां हैं जो मतलब अभी भी 8000 दे रही हैं, तो उस पर सरकार कंट्रोल करे। और मुझे लगता है कि 15 से 20 हज़ार की प्राइवेट सैलरी होनी चाहिए, 20 मैक्सिमम 15 to 20 के बीच में होनी चाहिए ये। और 8 आवर्स का टाइम और इतनी सैलरी हो तो लोगों को सही लगेगा महंगाई के मतलब वाला। 8,000 की सैलरी में आजकल देखा जाए, आजकल की 8,000 की सैलरी में इस महंगाई में होता क्या है, पर बस जीने के लिए इतना सिस्टम सही है। और अगर अब हम यहीं पे अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।